हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर AK सिंह। दोस्तों, आज हम मीजल्स और खसरा बीमारी के बारे में बात करेंगे और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये पार्ट 1 है। इसमें केवल मीजल्स के बारे में हम बात करेंगे। मीजल्स जो एक खसरा है यह एक वायरस की वजह से होता है जो कि पैरामिक्सो वायरस फैमिली का एक मेंबर है और यह एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। सेल्फ लिमिटिंग बीमारी का मतलब होता है कि यह एक वायरस की वजह से बीमारी होती है जो कि यदि इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए और व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो यह बीमारी अपनी आप भी सही हो जाती हैं। जैसे कि कोरोना के बारे में आपने सुना होगा कि हमने बहुत से लोग बोलते थे कि हमने कोरोना का कोई ट्रीटमेंट भी नहीं कराया तो कैसे सही हो गया। तो उसी तरह से ये भी एक वायरस की बीमारी है और कोरोना भी वायरस की बीमारी थी जो कि सेल्फ लिमिटिंग बीमारी इनको कहते हैं। यदि बॉडी की इम्यूनिटी क्षमता अच्छी होती है तो ये बीमारी अपने आप भी सही हो जाती हैं। जो एक खसरा का जो वायरस होता है इसका जो रिजर्वोयर है जिसके अंदर ये पाया जाता है ये केवल ह्यूमन्स के अंदर इसका पाया जाता है। ह्यूमन के अलावा यह वायरस किसी और दूसरे जानवर में नहीं पाया जाता है। ये मीजल्स का जो वायरस होता है ये जो मल्टीप्लाई जो करता है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर करता है, मतलब श्वास नली के अंदर करता है और हवा के द्वारा जो छोटी छोटी खांसने छींकने से जो ड्रॉपलेट निकलती हैं उनके माध्यम से ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और इसके जो शरीर के अंदर हमारे प्रवेश करने का जो मार्ग है वो केवल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और दूसरा हमारी आँख है। जो हमारी जो आँखें जब लाल लाल जो हो जाती हैं तो ये आँखों के रास्ते से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। क्योंकि जो खसरा की जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है और यह एक इंसान से दूसरे स्थान को बहुत तेज़ी से फैलती है और इसका जो मृत्यु दर है वो 2 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है। यदि हम मीजल्स के लक्षणों की बात करें तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर आएगा, लगभग 103-4 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको टेम्परेचर होगा। साथ में मैकुलोपैपुलर रैशेस होते हैं। इसका मतलब होता है छोटे छोटे लाल रंग के दाने आपके शरीर पर निकल आते हैं जिनमें कोई भी पानी या पस टाइप का नहीं होता है, तो इनको कहते हैं मैकुलोपैपुलर रैशेस। तो ये मीजल्स के पेशेंट में निकलते हैं। और साथ में ट्रिपल C, मतलब फर्स्ट C का मतलब है कफ खांसी आना और दूसरा है कोराइजा मतलब रनिंग नोज नाक बहना जुखाम होना और तीसरा कंजक्टिवाइटिस मतलब रेड आइज आँख का एकदम लाल हो जाना। तो ये मीजल्स के मुख्य रूप से सिम्टम्स हैं। इनको यदि हमें ये दिखाई देते तो हमको सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये खसरा हो सकता है। ट्रांसमिशन, मीजल्स जो वायरस है इसका ट्रांसमिशन एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे होता है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट माध्यम से होता है। ड्रॉपलेट माध्यम होता है जैसे हम खांसते हैं छींकते हैं, जो नेजल सीक्रेशन होती है या श्वास की जो सीक्रेशन होती है उनके माध्यम से ये एक इंसान से दूसरे स्थान में फैलता है। क्योंकि आपने देखा होगा टीबी का जो इन्फेक्शन है वो भी इसी तरह फैलता है, उसको भी ड्रॉपलेट माध्यम कहते हैं। इस तरह से जो मीजल्स का जो वायरस है उसके हमारे शरीर में एंट्री के केवल 2 रास्ते हुए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा, या तो वो श्वास की नली के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाएगा या फिर कंजक्टाइवा मतलब जो हमारी आँख की ये सफ़ेद सफ़ेद पार्ट होता है या आँख के द्वारा हमारे शरीर में जाएगा। यदि कोई मीजल का पेशेंट है और वो किसी कमरे के अंदर है, यदि खांस कर छींक कर वो उस कमरे से बाहर भी चला जाता है तो मीजल्स के जो वायरस हैं ये कम से कम 1 से 2 घंटे तक उस कमरे में सर्वाइव करते हैं। यदि हम वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो लगभग 14 दिन का होता है और इसकी जो रेंज है वो लगभग 7 से 21 दिन मानी गई है। और वायरस का जब एक्सपोजर हमारे शरीर में हो जाता है तो एक्सपोजर होने के लगभग 10 से 14 दिन बाद हमारे शरीर में मीजल्स के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। और रेसेस की जो ड्यूरेशन होती है वो लगभग 4 से 8 दिन तक वो आपको रेसेस रह सकते हैं। यदि हम मीजल्स के कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें लगभग दूसरे और तीसरे सप्ताह में मीजल्स के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमको दिखाई देने लगते हैं। मीजल्स में जो बच्चों की जो मृत्यु का जो रेट है वो 0.1 से 10% तक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ यदि 100 लोगों को मीजल्स होगा तो उसमें 10 लोगों की मृत्यु हो सकती है। मीजल्स के क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें
तो उसमें लाल रंग के मैकुलोपेपुलर टाइप के जो छोटे छोटे दाने बनते हैं। ये जो दाने होते हैं ये लगभग सरसों के दाने के बराबर साइज इनका होता है और ये लाल रंग के होते हैं और इसमें कोई भी पस या पानी टाइप का नहीं होता है। तो इन दानों की जो शुरुआत होती है सबसे पहले एक कान के पीछे से इनकी शुरुआत होती है और कान के पीछे के बाद ये फिर गर्दन पे आने शुरू हो जाते हैं, गर्दन के बाद ये चेहरे पे आते हैं, चेहरे के बाद ये छाती पे आएंगे, फिर आपके पेट पर आएंगे और ये फिर हाथों पर और फिर टांगों की तरफ ये शरीर को इफ़ेक्ट करते जाते हैं। और इस तरह से जो दाने होते हैं ये पूरे शरीर पर फैल जाते हैं और इनके साथ में एक कॉप्लिक स्पॉट होता है। कॉप्लिक स्पॉट, जो कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है, जो ये हमारे मुंह के अंदर जो ये दांत होते हैं इसमें जो सेकंड मोलर दांत होता है, मतलब मैं एक तरह से दिखाऊं, एक गाल ऐसे करके ना, ये सेकंड मोलर जो दांत होगा हमारा, दांत के गाल के पीछे की तरफ एक वाइट रंग के स्पॉट बन जाते हैं जिनको कॉप्लिक स्पॉट कहा जाता है। मीजल्स में कॉप्लिक स्पॉट का बनना ये इंडिकेट करता है कि ये मीजल्स के अब रेसिस इसको निकलने वाले हैं, क्योंकि कॉप्लिक स्पॉट जो होता है ये रेसिस निकलने से पहले दिखाई देता है। मीजल्स की डिफरेंशियल डायग्नोसिस की यदि हम बात करें तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें फीवर के साथ रेसिस आते हैं। तो वो कौन सी बीमारियां हैं वो भी आपको जानकारी उसकी होनी चाहिए। तो वो नंबर 1 पे आता है रूबेला, डेंगू, चिकनगुनिया, स्कारलेट फीवर, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, स्क्रब टाइफस, कावासाकी, मोनोन्यूक्लियोसिस, मेनिंजियोकॉक्सीमिया और अदर वायरल एक्जेंथेमस। इस तरह से मीजल्स के अलावा ये 10 बीमारी और भी हैं जिनमें मीजल्स जैसे ही सिम्टम्स आते हैं, लेकिन इसकी जो डायग्नोसिस है वो लेबोरेटरी के द्वारा ही बनाई जा सकती है। तो इसलिए इसका जो सैंपल है हमें लेबोरेटरी में भेजना होता है, वहीं से इसकी डायग्नोसिस बनती है कि ये कौन सी बीमारी है। यदि लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो IgM जो एंटीबॉडीज़ हैं ये 1 से 2 दिन बाद बन जाती हैं। मतलब जब भी रेसिस निकलने शुरू हो जाते हैं तो 1 से 2 दिन में ये एंटीबॉडी हमारे ब्लड के अंदर बन जाती हैं और लगभग 1 महीने तक हमारे ब्लड में रहती हैं। और इस टाइम पर IgG जो टाइटर हैं वो लगभग 4 गुना बढ़ जाते हैं। और वायरस की कल्चर के लिए हम नेजल स्वैब और थ्रोट स्वैब, मतलब जो नाक की सिक्रीशंस होती हैं और थ्रोट गले की जो सिक्रीशंस होती हैं, जैसे कि हम कोरोना की जांच में जो सैंपल लेते हैं इसी तरह से इसमें भी सैंपल लिया जाएगा नेजल स्वैब और थ्रोट स्वैब का। तो ये जो सैंपल है ये लिया जाएगा। इसमें यूरिन का भी सैंपल लिया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली अब नेजल स्वैब और थ्रोट स्वैब और ब्लड के द्वारा ही इसकी जांच की जाती है। यदि हम मीजल्स के कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन आता है वो होता है कॉर्नियल स्केरिंग। तो इसका मतलब होता है कि यह जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और जिसकी वजह से जो मीजल्स के पेशेंट होते हैं उसमें अंधापन आ जाता है। और दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है एनसेफेलाइटिस, इसको मस्तिष्क की सूजन भी कहते हैं और दूसरी जो भाषा है उसमें इसको चमकी बुखार भी कहते हैं। इसकी वजह से दिमागी विकलांगता आ जाती है। और तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो निमोनिया और डायरिया होता है। मीजल्स और ये खसरा जो होता है यह किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जो 5 साल से कम वर्ष के जो बच्चे होते हैं और 20 साल से अधिक वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं उनमें मीजल्स के कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यदि हम दूसरे इन्फेक्शन की बात करें जो इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो मीजल्स में आते हैं तो ईयर इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो कि मीजल्स के केस में पाया जाता है। यदि 10 मीजल्स के केस हैं तो उसमें 1 केस में ईयर इन्फेक्शन पाया जाता है। और डायरिया जो होता है वो 10 में से 1 केस को डायरिया होता है। न्यूमोनिया जो होता है वो 20 में से 1 केस को निमोनिया होता है। और निमोनिया मोस्ट कॉमन कारण है डेथ होने का। तो इस तरह से जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो ईयर इन्फेक्शन है और डेथ का जो सबसे कॉमन कॉज है वो निमोनिया है। और साथ में जब ये नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो एनसेफेलाइटिस होता है। ये कि 1000 पेशेंट में से लगभग 1 केस जो एनसेफेलाइटिस का मिलता है। साथ में माउथ अल्सर हो जाते हैं,
पस ड्रेनिंग फ्रॉम आईज, मतलब आंख से पस टाइप का जो निकलता है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। यदि इस टाइप का पस टाइप का निकलता है तो डॉक्टर से हमें संपर्क करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो आंख का इन्फेक्शन अगर फैल जाता है तो ब्लाइंडनेस भी आ जाती है। और क्लाउडिंग ऑफ कॉर्निया, हमारी जो आंख की जो कॉर्निया होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा क्लाउड, बादल जैसे आ जाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस मीजल्स के केस में होते हैं। यही सब कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि मीजल्स के केस में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में, जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो मीजल्स के जो केसेस होते हैं उनको हम कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको हमें ट्रीट करना चाहिए। और यदि बच्चा छोटा है तो बच्चे की जो माँ है उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए कि जितना ज़्यादा वो बच्चे को अपना दूध पिलाएंगी उससे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और वो जो कॉम्प्लिकेशन है उनसे भी बचा रहेगा। बच्चे को न्यूट्रिशनल सपोर्ट हमको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन ए की 2 खुराक 24 घंटे के अंतर पे दे देनी चाहिए। यदि फीवर उसका तेज आता है, 102-3 डिग्री रहता है, तो उसको पैरासीटामोल की खुराक उसको दी जा सकती है। यदि पेशेंट को डायरिया हो गया है तो ORS और जिंक भी टैबलेट दी जा सकती है। आँख के लिए उसे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जरूर से दिखा देना चाहिए। यदि डॉक्टर ने एंटीबायोटिक को ट्रीटमेंट दिया है तो एंटीबायोटिक भी दी जानी चाहिए। और जो पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जिनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो ऐसे पेशेंट को एडमिट करना भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसे मरीज जिनको घर पर आइसोलेट किया गया है उनकी ग्रोथ को भी रेगुलर मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीजल्स और विटामिन ए का क्या संबंध है, यह जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। लो विटामिन ए लेवल यदि होता है तो डेथ के जो कारण हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब डेथ के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि किसी मीजल्स के पेशेंट में विटामिन ए की कमी होती है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका रुक जाता है, फिजिकल फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। खसरा मीजल्स के जो रोगी हैं उनको कितना विटामिन ए देना चाहिए इसकी जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। यदि कोई बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसको 50,000 इंटरनेशनल यूनिट तुरंत दे देनी चाहिए और नेक्स्ट डे मतलब 24 घंटे बाद 50,000 इंटरनेशनल यूनिट दोबारा देनी चाहिए, मतलब दूसरी डोज देनी चाहिए। यदि बच्चे की उम्र 6 महीने से 11 महीने के बीच है तो उसे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट तुरंत देनी चाहिए और 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दूसरे दिन मतलब 24 घंटे बाद उसको देनी चाहिए। यदि पेशेंट की उम्र 12 महीने से ज़्यादा है तो उसे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट तुरंत देनी चाहिए और दूसरी डोज 24 घंटे बाद 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देनी चाहिए। तो ये इसकी डोज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इस तरह से जो खसरा का जो पेशेंट निकलता है उसको 2 डोज तुरंत देने की ज़रूरत है। पहली डोज तुरंत दीजिएगा और दूसरी डोज जो दी जाएगी वो 24 घंटे बाद दी जाएगी। इस वीडियो में केवल मीजल्स की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको रूबेला की जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है आप उसको जरूर से देखिएगा।